कहानी की शुरुआत होती है गांव के मुखिया की पत्नी से, जिसे सजने संवरने का बहुत शौक है। उसकी बाली कहीं गिर जाती है और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, अचानक एक सांप फुफकारता हुआ बाहर निकल आता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गांव का मुखिया फौरन सांप पकड़ने में माहिर राजा कन्नू को मदद के लिए बुलाता है। राजा कन्नू बड़ी आसानी से गोदाम में सांप को पकड़ लेता है और साथ ही मुखिया की पत्नी की जमीन पर गिरी हुई बाली भी ढूंढ कर दे देता है। नेक दिल राजा कन्नू इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं लेता। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन यही घटना राजा कन्नू के लिए एक भयानक सपना लेकर आती है। अगले ही दिन मुखिया के घर में चोरी हो जाती है और सारे गहने लूट लिए जाते हैं। मुखिया की पत्नी शक के तौर पर सबसे पहला नाम राजा कन्नू का लेती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कल सांप पकड़ते समय उसने उसके गहने देखे थे। पुलिस की एक टोली फौरन राजा कन्नू को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंच जाती है। इत्तेफाक से उस वक्त राजा कन्नू काम के सिलसिले में शहर से बाहर एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहा होता है। पुलिस को लगता है कि वह जुर्म कबूल करने के डर से भाग गया है। वे जबरदस्ती राजा कन्नू की पत्नी सेंगानी और उसके भाई को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। उस समाज में पिछड़े आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए कोई मानवाधिकार नहीं होता। पुलिस बेरहमी से उन पर राजा कन्नू का पता पूछने के लिए अत्याचार करती है। यहाँ तक कि यह जानने के बाद भी कि सेंगानी गर्भवती है, वे जरा भी रहम नहीं दिखाते। दूसरी ओर ईंट भट्ठे पर मेहनत कर रहा राजा कन्नू इन सबसे पूरी तरह अनजान था। जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए भट्ठे पर पहुंचती है तो वह वहां से कुछ ही देर पहले निकल चुका होता है। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि चोर वही है। राजा कन्नू अपनी मजदूरी के पैसों से अपनी बेटी के लिए एक तोहफा खरीदता है। जब वह खुशी खुशी घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक दो लोगों ने उसे दीवार से सटाकर दबा दिया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वह बिना कुछ कहे पहले उसे पीटती है। राजा कन्नू, जो पूरी तरह से हैरान और बेखबर था, उसे पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उसके पहुंचने के बाद ही उसकी पत्नी को रिहा किया जाता है। उनसे चोरी का जुर्म कबूल करवाने के लिए पुलिस उन्हें उल्टा लटका देती है और बेरहमी से मारती पीटती है। इतना ही नहीं, उनके जख्मों पर मिर्च तक मल दी जाती है। अगले दिन जब सेंगानी अपने पति से मिलने आती है तो राजा कन्नू का पूरा शरीर घावों से भरा होता है। उसका भाई अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और झूठा जुर्म कबूल करने के लिए तैयार था, लेकिन राजा कन्नू इसके लिए राजी नहीं हुआ। उसका मानना था कि जख्म तो कुछ दिनों में भर जाएंगे, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगी। उन्हें वकील चंद्रू के बारे में पता चलता है। वे चंद्रू से मिलते हैं और उन्हें शुरू से लेकर अंत तक पूरी घटना बताते हैं। लेकिन जब चंद्रू पुलिस की जांच रिपोर्ट देखता है तो उसे पता चलता है कि हालात उनके बहुत खिलाफ हैं। रिपोर्ट में लिखा था कि वे हिरासत से भाग गए थे, जिसके बाद एक डॉक्टर और एक दवा की दुकान के मालिक ने उन्हें देखा था। एक सुनार ने भी गवाही दी थी कि 3 लोगों ने उसे चोरी के गहने बेचने की कोशिश की थी। सारे सबूत इसी ओर इशारा कर रहे थे कि गहने उन्होंने ही चुराए थे और सजा के डर से भाग गए थे। लेकिन चंद्रू को पूरा यकीन था कि राजा कन्नू निर्दोष है और यह सब पुलिस की पुरानी चालें हैं। वह सेंगानी को हाईकोर्ट में मानवाधिकार याचिका दायर करने और मामले की दोबारा जांच की मांग करने की सलाह देता है। यह एक बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली थी। कोर्ट में पुलिस का वकील यह कहकर याचिका खारिज करने की मांग करता है कि उनके पास पुख्ता सबूत और गवाह हैं, लेकिन चंद्रू पुलिस रिपोर्ट की सच्चाई पर ही सवाल खड़ा कर देता है और पुलिस के गवाहों से अदालत में जिरह करने की इजाजत मांगता है। क्लिनिक का डॉक्टर और दवा की दुकान का मालिक एक एक करके गवाही देने आते हैं। पहली नजर में सबूत अकाट्य लग रहे थे, लेकिन चंद्रू ने अपनी जांच में कुछ ऐसी खामियां ढूंढ निकाली थीं जो बिल्कुल भी तार्किक नहीं थीं। उसने उस इंस्पेक्टर से सवाल किया जिसने जांच रिपोर्ट तैयार की थी, दवा की दुकान पुलिस स्टेशन से कितनी दूर है और किस दिशा में है। मामले की इन बारीक जानकारियों के बारे में पूछे जाने पर इंस्पेक्टर एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। यह साफ था कि पुलिस ने बिना कोई जांच किए ही रिपोर्ट तैयार कर दी थी। चंद्रू अदालत को बताता है कि उसने खुद उन जगहों की जांच की थी। क्लिनिक पुलिस स्टेशन के पूर्व में था और दवा की दुकान पश्चिम में। अगर वे भगोड़े होते तो अलग अलग दिशाओं में क्यों भागते। इसके बाद चंद्रू जांच रिकॉर्ड की 2 फोटोकॉपी पेश करता है और साबित करता है कि 2 अलग अलग लोगों के बयान एक ही व्यक्ति की लिखावट में लिखे गए थे। इस सबूत के साथ उसने यह साबित कर दिया कि पुलिस की जांच रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत और जाली थी, जिससे पुलिस के सारे दावे एक झटके में खारिज हो गए। जब इंस्पेक्टर को लगा कि अब झूठ छिपाया नहीं जा सकता तो उसने रिपोर्ट में जालसाजी करने की बात स्वीकार कर ली। दूसरे गवाहों ने भी मान लिया कि उन्होंने पुलिस के दबाव में आकर झूठी गवाही दी थी। पुलिस का बुना हुआ झूठ का जाल सबके सामने तार तार हो गया और अदालत में उनकी बहुत बेइज्जती हुई। अब इस मामले की जांच और भी ऊंचे पद के पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने वाली थी। यह देखकर पुलिस ने एक और घिनौनी चाल चली। सेंगानी पर केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उन्होंने दिन दहाड़े उसकी बेटी को अगवा कर लिया। जैसे ही सेंगानी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, एक बस ने उसका रास्ता रोक लिया। जब सेंगानी पुलिस स्टेशन पहुंची तो इस मामले से जुड़े 3 पुलिसकर्मियों ने उसे धमकाने और फुसलाने की कोशिश की। उन्होंने सेंगानी को पैसे का लालच देकर केस वापस लेने को कहा, लेकिन सेंगानी ने एक भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसे सिर्फ अपना पति वापस चाहिए था। यह सुनकर इंचार्ज गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला कि जब तक वह समझौते के कागज
पर दस्तखत नहीं करेगी उसे जाने नहीं दिया जाएगा। तभी उसे अपने बड़े अफसर का फोन आया, जिसने उसे फौरन सेंगानी को छोड़ने और पुलिस की गाड़ी में घर वापस भेजने का आदेश दिया। दरअसल बेटी के अगवा होने के तुरंत बाद सेंगानी ने यह बात वकील चंद्रू को बता दी थी। चंद्रू ने अदालत के जरिए पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके कारण इंचार्ज को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन सेंगानी ने पुलिस की गाड़ी में बैठने से साफ इनकार कर दिया। वह उन्हें किसी भी हाल में यह उम्मीद नहीं देना चाहती थी कि वह केस वापस लेगी। मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई और इस बार पुलिस अधीक्षक खुद अदालत में मौजूद था। पुलिस ने एक नया और महत्वपूर्ण गवाह पेश किया। यह उस जगह का मालिक था जहां राजा कन्नू का भाई काम करता था। मालिक ने गवाही दी कि उसके पास भाई का फोन आया था। फोन पर भाई ने कहा था, हम पुलिस की पकड़ से भाग निकले हैं और शहर छोड़ दिया है, घर पर बता देना कि चिंता न करें। मालिक ने जोर देकर कहा कि भाई उसके पास 10 साल से काम कर रहा था, इसलिए वह उसकी आवाज पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। इसके बाद उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने यह जानकारी पहले ही सेंगानी को दे दी थी। यह सुनकर चंद्रू सन्न रह गया। इतनी जरूरी जानकारी सेंगानी ने उससे छिपाई थी। जो केस वे जीतते हुए दिख रहे थे वह अचानक उनके खिलाफ पलट गया। बाद में पता चला कि गांव के एक शिक्षक ने सेंगानी को यह बात छिपाने की सलाह दी थी। उसे डर था कि अगर वकील को इस फोन कॉल के बारे में पता चला तो वह यह केस लड़ने से मना कर देगा। इस धोखे से चंद्रू को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका मजाक बनाया हो और उसे यह भी शक होने लगा कि शायद राजा कन्नू सच में जुर्म करके भागा है। उसने गुस्से में केस की फाइलें फाड़ दी और यह मामला छोड़ने का फैसला कर लिया। तभी शिक्षक ने उसे बताया कि राजा कन्नू का भाई तो अनपढ़ है, वह अक्षर तक नहीं पहचानता, तो भला वह फोन कैसे कर सकता था। दोनों के बहुत अनुरोध करने पर चंद्रू ने मामले की जांच जारी रखने का फैसला किया। उसने उस जगह के सारे फोन कॉल रिकॉर्ड निकलवाए और एक एक करके उनकी जांच शुरू की, ताकि यह पता चल सके कि भाई ने किस जगह से फोन किया था। आखिरकार उन्हें एक फोन बूथ पर शक हुआ। वे फौरन रात में ही उस जगह के लिए निकल पड़े, लेकिन बूथ का मालिक 1 महीने पुरानी बात को याद नहीं कर पा रहा था। उनके पास आसपास के इलाके में सुराग ढूंढने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस रात सेंगानी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और चंद्रू ने उनके लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए उसका धन्यवाद किया। उसने कहा कि उसके पास सबसे कीमती चीज सिर्फ उसका हार है जो राजा कन्नू ने उसे शादी पर दिया था और वह उसे फीस के तौर पर चंद्रू को देना चाहती है। लेकिन चंद्रू इंसाफ के लिए लड़ने वाला वकील था। वह इस तरह के मामलों के लिए कभी कोई फीस नहीं लेता था। चंद्रू और सेंगानी की मेहनत और लगन ने फोन बूथ के मालिक को बहुत प्रभावित किया। अगली सुनवाई में वह खुद राजा कन्नू का गवाह बनकर अदालत पहुंच गया। मालिक को वह दिन अच्छी तरह याद था, क्योंकि जिस फोन बूथ में सिर्फ एक आदमी के खड़े होने की जगह थी उसमें 3 लोग घुस गए थे। उसने अदालत में उन तीनों को पहचान भी लिया। ये वही 3 पुलिस वाले थे जो राजा कन्नू से पूछताछ कर रहे थे। इस आरोप का सामना करने पर पुलिस इंचार्ज ने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उन पर बड़े अफसरों का भारी दबाव था, लेकिन वे असली मुजरिम को ढूंढ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें मजबूरन राजा कन्नू का भाई बनकर फोन करना पड़ा। पुलिस का एक और झूठ और एक और घोटाला सबके सामने आ चुका था। जज ने चंद्रू की याचिका स्वीकार कर ली और इस मामले की फिर से जांच करने के लिए दूसरे इलाके के एक बड़े पुलिस अफसर को नियुक्त किया। शुरू में उस बड़े अफसर ने भी चंद्रू को यह केस छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जब चंद्रू उसे गांव लेकर गया और वहां के लोगों की हालत दिखाई तो उसका मन बदल गया। उस गांव के ज्यादातर लोग पुलिस के झूठे मुकदमों और बर्बरता का शिकार हो चुके थे। उन्हें ऐसे जुर्म कबूल करने के लिए पीटा जाता था जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। पिछड़ी जाति का होने के कारण उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। यह मंजर देखकर वह बड़ा अफसर अंदर तक हिल गया। उसने चंद्रू के साथ मिलकर इस मामले की तह तक जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले वे राजा कन्नू के घर गए, फिर पुलिस स्टेशन जाकर एक एक से पूछताछ की। यह साफ था कि राजा कन्नू के खिलाफ चोरी का एक भी सबूत नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह थी कि राजा कन्नू और बाकी दोनों लोग पूरी तरह गायब हो चुके थे। उनका कोई नामो निशान नहीं था। उन्हें शक हुआ कि शायद उन्हें किसी दूसरी पुलिस ने पकड़कर किसी और जेल में डाल दिया है। एक तरफ सेंगानी को अलग अलग जेलों में उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया और दूसरी तरफ वे पुलिस के रिकॉर्ड खंगालने लगे, लेकिन राजा कन्नू का कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार एक सीमा पर बने पुलिस स्टेशन में उन्हें एक सुराग मिला। कुछ समय पहले वहां एक सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब तस्वीर से पहचान की गई तो पता चला कि मरने वाला राजा कन्नू ही था। यह खबर सुनकर सेंगानी पूरी तरह टूट गई। इतने संघर्ष और इंतजार के बाद उसे जो मिला वह एक लाश थी। यह सब देखकर वकील चंद्रू का न्याय के लिए लड़ने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। अंत में इस मामले में शामिल तीनों पुलिस कर्मियों ने अपने बड़े अफसर के सामने सच उगल दिया। उन्होंने कबूल किया कि वे केस को जल्द से जल्द बंद करने के लिए राजा कन्नू पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन राजा कन्नू किसी भी हाल में झूठा जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं था। गुस्से में आकर उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। अपना जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने राजा कन्नू की लाश को एक गाड़ी में डाला और उसके दोनों भाइयों को भी साथ ले गए, ताकि यह कहानी बना सकें कि तीनों जेल से भाग गए हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर और दवा की दुकान के मालिक को रिश्वत देकर झूठी गवाही दिलवाई।
इसके बाद उन्होंने राजा कन्नू की लाश को सड़क के किनारे फेंककर उसे एक सड़क हादसे का रूप दे दिया। लेकिन पुलिस अधीक्षक ने अपनी साख बचाने के लिए उन तीनों का साथ दिया। उसने अदालत में यही कहानी दोहराई कि राजा कन्नू भागने के दौरान एक सड़क हादसे में मारा गया और बाकी 2 लोग डर के मारे अब तक भागे हुए हैं। उसने अदालत से जांच की अर्जी खारिज करने की मांग की, लेकिन चंद्रू ने एक बार फिर पुलिस के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने कहा था कि राजा कन्नू रात 9:50 पर भागा और उन्होंने 10 बजे के करीब अपने बड़े अफसर को फोन पर सूचना दी। लेकिन चंद्रू की जांच में पता चला कि उस रात सिर्फ एक ही कॉल 9:10 पर की गई थी, उसके बाद कोई कॉल नहीं की गई। यह साफ था कि पुलिस एक बार फिर झूठ बोल रही थी। सुनवाई को 10 दिनों के लिए टाल दिया गया। पहले पुलिस के लिए ऐसे मामले आसानी से रफा दफा हो जाते थे, लेकिन इस बार उनका सामना चंद्रू जैसे जिद्दी वकील से हुआ था। यह देखकर कि उनका पर्दाफाश होने वाला है, पुलिस डरने लगी। तभी चंद्रू के दिमाग में एक बात खटकती है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अगर मालिक को इतना यकीन था कि फोन पर भाई की ही आवाज थी, तो पुलिस ने खुद फोन करने की बात क्यों कबूल की? इसका एक ही जवाब हो सकता था, पुलिस ने भाई के पास खड़े होकर उसे मजबूर करके वह फोन करवाया था। चंद्रू ने फौरन अपनी खोज का दायरा उस फोन बूथ के पास की जेलों पर केंद्रित कर दिया और आखिरकार शिक्षक ने भाई को वहीं ढूंढ निकाला। अंतिम सुनवाई के दिन पुलिस ने एक आखिरी बार बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्हें कोई मौका नहीं मिला। भाई ने अदालत में उस दिन जेल में हुई पूरी घटना का बयान दिया और बताया कि कैसे उसे धमकाकर उस फोन बूथ से फोन करवाया गया था। तभी फोरेंसिक डॉक्टर ने भी गवाही दी। उसने बताया कि राजा कन्नू की मौत का कारण उसकी पसली का टूटना और दिल में धंस जाना था, जो ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसकी छाती पर जोर से लात मारी हो। हालांकि एक सड़क हादसे में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उसे राजा कन्नू की आंखों में मिर्च का पाउडर मिला था। यह नामुमकिन था कि कोई इंसान अपनी आंखों में मिर्च पाउडर के साथ इतनी दूर तक भाग सके। पुलिस अधीक्षक अब भी बहस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बाद बड़े अफसर की जांच रिपोर्ट ने उनके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। बड़े अफसर ने खुलासा किया कि स्थानीय पुलिस ने चोरी के असली मुजरिम को पहले ही पकड़ लिया था। वह ऊंची जाति का था और उसने पुलिस इंचार्ज को रिश्वत दी थी। अंत में राजा कन्नू को बलि का बकरा बना दिया गया। जांच टीम को लाश फेंकने की जगह से गाड़ी के टायर के निशान और खून के धब्बे मिले थे, जो जांच करने पर स्थानीय पुलिस की जीप और उन तीनों पुलिस कर्मियों के ही निकले। आखिरकार सच सबके सामने था। राजा कन्नू को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने तीनों पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सेंगानी को मुआवजे के तौर पर जमीन का एक टुकड़ा देने का हुक्म सुनाया। यह सिर्फ सेंगानी की जीत नहीं थी, बल्कि यह निचली जाति के उन सभी लोगों की जीत थी। इस पूरी कहानी में असली गुनहगार कौन है? वो पुलिस वाले जिन्होंने अत्याचार किया, या वो पूरा सिस्टम जो कमजोर और बेआवाज लोगों पर ऐसा जुल्म होने देता है? यह कहानी हमें समाज की एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। आपको क्या लगता है, क्या आज भी हमारे देश में राजा कन्नू जैसे बेगुनाहों के साथ ऐसा अन्याय होता है? इस कहानी के किस सीन ने आपको सबसे ज्यादा झकझोर कर रख दिया? वो लम्हा कमेंट्स में शेयर कीजिए जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया।